ये क्रॉस एड्रेसिंग है जो हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा दी गई है। अगर आप भी अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाय लिख के बताएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी साहिल की है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी दूसरे शहर में नौकरी की तलाश करने के लिए आया था। साहिल ने एक कमरा किराए पर ले लिया था और अलग अलग कंपनी में जाकर उसने अपना इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, लेकिन किसी भी कंपनी में उसे नौकरी नहीं मिली। साहिल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। धीरे धीरे साहिल को 2 महीने बीत गए और उसे कहीं नौकरी नहीं मिली और तब तक साहिल के पैसे भी खत्म होने लगे थे। फिर एक दिन साहिल एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो इंटरव्यू सिर्फ लड़कियों के लिए है और वो इंटरव्यू 5 दिनों तक चलेगा। उसके बाद साहिल बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि अगर 1-2 दिन में मुझे नौकरी नहीं मिली तो मुझे वापस अपने घर पर जाना पड़ेगा। ये सोचते हुए साहिल एक पार्क में जाकर बैठ गया और अपनी परेशानियों को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? फिर साहिल ने अपनी सारी परेशानी उस बूढ़ी औरत को बता दी। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत ने साहिल से कहा, देखो बेटा तुम परेशान मत हो, यहाँ पास में ही एक सिद्ध अंतर्यामी बाबा रहते हैं, तुम उनसे मिलो, वो जरूर तुम्हें कोई ना कोई उपाय बता देंगे जिससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। साहिल ने उस बूढ़ी औरत को थैंक्स कहा और उसी डायरेक्शन में निकल पड़ा जहाँ उस बूढ़ी औरत ने जाने को कहा था। वहाँ जाकर साहिल ने देखा कि एक बहुत ही कमजोर से बुजुर्ग बैठे थे। साहिल ने उनसे पूछा, बाबा यहाँ कोई अंतर्यामी सिद्ध बाबा रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा, जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो मैं वही बाबा हूँ। जब तुम 2 साल के थे तब तुम्हारे पापा जी का देहांत हो गया था, इसलिए तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्च तुम्हारी माँ ने उठाया है। तुम्हारी माँ कपड़े धोने का काम करती है और दूसरों के कपड़े धो के पैसे कमाती है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ बालक? साहिल ने कहा, बाबा आप तो सच में 20 अंतर्यामी हैं। बाबा बोले, साहिल मैं तुम्हें एक अंगूठी दे रहा हूँ, इस अंगूठी को पहनने के बाद तुम अपना और किसी भी निर्जीव वस्तु का रूप बदल सकते हो, बस इस बात का ख्याल रखना, चाहे तुम किसी भी रूप में रहो, इस अंगूठी को कभी मत खोना वरना तुम्हें उसी रूप में पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी और इसका कोई भी उपाय नहीं है जिससे तुम्हें अपना रूप वापस मिल जाए। बाबा ने ये भी कहा कि जिस भी उंगली में तुम इस अंगूठी को एक बार पहन लोगे उसके बाद ये अंगूठी सिर्फ उसी उंगली में काम करेगी, और जब भी इस अंगूठी का इस्तेमाल करना तब इस बात का ध्यान रहे कि उस उंगली में कोई और अंगूठी ना पहनी हो और शरीर के किसी भी अंग में अपने परिवर्तित रूप में किया गया परिवर्तन वापस अपने रूप में आने के बाद भी वैसा ही रहेगा। तो परिवर्तित रूप में ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि शरीर के किसी भी अंग में कोई परिवर्तन ना हो। साहिल ने बाबा का धन्यवाद किया और अपने घर आ गया। साहिल ने सोचा, इस अंगूठी को पहनकर मैं किसी भी रूप में खुद को बदल सकता हूँ, ऐसा बाबा ने कहा था, लेकिन मुझे एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए थी, क्या पता बाबा ने मेरे साथ मजाक किया हो। फिर साहिल ने अलग अलग तरह से अपना रूप बदल कर देखा और आश्चर्य की बात ये थी कि वो अंगूठी सच में काम कर रही थी। वो सोचने लगा कि बाबा ने सच कहा था, एक छोटी सी अंगूठी ने तो कमाल ही कर दिया। फिर उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए और मेरी समस्या का समाधान हो जाए। अगले 1 महीने तक कोई इंटरव्यू नहीं है और जहां इंटरव्यू है वहां सिर्फ लड़कियों को ही नौकरी पर रखेंगे। साहिल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अगली सुबह साहिल ने ये निर्णय लिया कि वो खुद को एक लड़की के रूप में बदल लेगा और उसी जगह इंटरव्यू के लिए जाएगा जहां से उसे लड़का होने के कारण इंटरव्यू में शामिल नहीं होने दिया गया था। फिर साहिल ने एक मॉडल को गूगल पर सर्च किया जो ज्यादा पॉपुलर ना हो और देखने में भी अच्छी हो। फिर एक मॉडल जिसका नाम सान्या था, उसको देखकर उसे लगा कि इस लड़की का रूप लेना अच्छा रहेगा। फिर साहिल ने सान्या का रूप बनाया और आईने के सामने खुद को देखा। साहिल वापस अपने रूप में आया और उसने सोचा, इस रूप में 20 बाहर जाऊंगा तो मेरी पहचान पर सवाल उठेगा।
फिर वो इंटरव्यू के लिए घर से साहिल के रूप में ही निकल गया और एक पार्क में जाकर खुद को लड़की के रूप में बदल लिया और अपने पसंद के कपड़े भी पहन लिए। अपने बाल को बॉब कट वाला डिजाइन दिया। जीन्स और काले रंग की कुर्ती में साहिल बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर साहिल ने अपने सर्टिफिकेट्स में अपना नाम बदलकर सान्या कर दिया और इंटरव्यू देने चला गया। साहिल बहुत ही होशियार था, इसलिए उसने इंटरव्यू बड़ी आसानी से पास कर लिया। जब साहिल ने अपना ज्वाइनिंग लेटर देखा तो उसकी सैलरी उसकी अपेक्षा से ज्यादा थी। वो बहुत खुश हुआ और पास के एक मॉल में जाकर खुद को साहिल के रूप में बदल लिया और अपने घर आ गया। शाम को साहिल मकान मालिक के पास गया और उसे बताया कि उसकी नौकरी लग गई है और अगले महीने आने वाले 6 महीने का एडवांस जमा कर देगा। मकान मालिक मान गया और साहिल को उसकी नई नौकरी के लिए बधाई दी। अगली सुबह साहिल ने अंगूठी की सहायता से अपना रूप बदला और सान्या बनकर अपने पहले दिन समय से ऑफिस पहुंचा और कंपनी के मानव संसाधन विभाग में अपने कागजी काम पूरे किए और अपने केबिन में पहुंचा। साहिल जब ऑफिस में रहता तब औरतों की तरह बातें करता और जब घर आता तब लड़कों की तरह रहता। साहिल के ऑफिस का काम अच्छे से चलने लगा। कई महीने हो चुके थे और रोज रोज घर से बाहर जाकर अपना रूप बदलना साहिल को सही नहीं लग रहा था। ऑफिस के ज्यादातर लोग साहिल को सान्या के नाम से जानते थे। साहिल को ये डर था कि किसी ने उसे रूप बदलते हुए देख लिया तो नौकरी भी जाएगी और जो भी थोड़ी बहुत इज्जत बनी है वो भी चली जाएगी। इतनी अच्छी सैलरी कहीं और नहीं मिलेगी। ये सोचकर उसी दिन साहिल ने अपने मकान मालिक से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अमेरिका ऑफिस के काम से जा रहा है और उसकी बहन सान्या कल से यहाँ रहने आ जाएगी। फिर अगले दिन साहिल सान्या बनकर मकान मालिक से मिलने गया और उसे बताया कि साहिल भैया अमेरिका चले गए हैं और आज से मैं यहाँ रहूंगी। आपको कोई ऐतराज तो नहीं अंकल? मकान मालिक ने कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं है बिटिया, आपको जब तक यहाँ रहना है आप रह सकती हो। फिर साहिल ने उसी रूप में अपने कमरे में जाकर चैन की सांस ली। फिर क्या था, साहिल अब रोज सान्या बनकर ही घर में रहता और सान्या बनकर ही घर से ऑफिस जाता और ऑफिस से घर आता। 1 साल कब बीत गया साहिल को पता ही नहीं चला। 1 साल में सब कुछ बदल चुका था और साहिल लगभग इस बात को भूल ही गया था जिसके लिए उस दिन बाबा ने सचेत किया था। न ही साहिल को अपनी उस अंगूठी का ख्याल था और न ही बाबा की उस बात का ख्याल था। आज साहिल का जन्मदिन था और उधर ऑफिस में साहिल को आश्चर्यचकित कर देने वाली बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी की जा रही थी। 1 साल की नौकरी में सान्या ने अपने लिए बहुत नाम कमा लिया था। ऑफिस में जितने लोग थे वो सान्या के व्यवहार और उसके कार्य करने के तरीके से खुश रहते और आधे से ज्यादा मर्द साहिल को छिप छिप कर अपने सपनों की रानी बनाने का रास्ता ढूंढते। साहिल ने भी गौर किया कि ऑफिस के मर्द उसे जिस नजर से देखते हैं वो सही नहीं है, लेकिन साहिल ने इस बात को लेकर कभी कंप्लेंट नहीं किया। साहिल बस इतनी कोशिश करता कि पूरे शरीर को ढक लेने वाले कपड़े जैसे सलवार कमीज, शर्ट और जीन्स पहनता और कभी मेकअप भी नहीं करता, यहाँ तक कि लिपस्टिक भी नहीं लगाता और न ही कानों में छोटी बालियों के सिवा कुछ पहनता। उसकी पूरी कोशिश रहती कि सभी की नजरों से बचा रहे, लेकिन सुंदरता मेकअप से नहीं आती। फिर ऑफिस से निकलते वक्त लड़कियों ने साहिल को घेर लिया और हॉल में ले गईं जहां उसका बर्थडे मनाया गया। 1 साल पहले साहिल ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसे एक औरत बनकर काम करना पड़ेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि किसी को ये नहीं मालूम था कि सान्या लड़की नहीं लड़का है। एक लड़की जिसका नाम प्रीति था उसने साहिल से कहा, सान्या तुम अपने नाक में एक छोटा सा सोने का लौंग या छोटी सी नोज रिंग पहना करो और ये क्या कपड़े पहनती हो, सलवार कमीज और शर्ट पैंट, तुम्हें ना थोड़ा नए जमाने के साथ चलने की जरूरत है। वैसे भी तुम्हें तो बहुत से गिफ्ट्स मिले हैं, चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। साहिल बोला, थैंक्स प्रीति, लेकिन मैं ऑटो से चली जाऊंगी। मगर प्रीति नहीं मानी और अपनी कार में साहिल को लेकर उसके घर तक आ गई। प्रीति ने साहिल से पूछा, क्या तुम बाहर से ही भगा दोगी? 1 कप चाय तो पिला दो। साहिल ने प्रीति से कहा, क्यों नहीं, जरूर पिलाऊंगी चाय, बस मुझे 2 मिनट दे दो। यहाँ के मकान मालिक को बताना पड़ता है, अगर कोई मेहमान आ जाए तो मैं उनको बताकर अभी आती हूँ।
फिर हम दोनों साथ में चाय पिएंगे। फिर साहिल अपने घर में गया, अपनी अंगूठी की शक्तियों से घर के दीवार का रंग गुलाबी कर दिया। फिर अपने जेंट्स कपड़ों को घाघरा, चोली, लहंगा, साड़ी, बैकलेस ब्लाउज में और जेंट्स परफ्यूम को लेडीज परफ्यूम में बदल दिया और घर के किचन को भी वैसे सजा दिया जैसे एक लड़की का कमरा होता है। फिर साहिल ने अच्छी सी चाय बनाई और प्रीति को पिलाई। प्रीति बोली, यार सान्या, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चाय बना लेती हो और घर को भी बड़े अच्छे से सजाया है। कल शनिवार है और परसों रविवार, इसलिए दिन में तुम्हें आधी लड़की से पूरी लड़की बना दूंगी। आज तक तुमने अपनी नाक भी नहीं छिदवाए हैं। कल मैं सुबह को आ जाऊंगी और फिर कल पूरे दिन मार्केट में घूमेंगे। फिर साहिल बोला, मार्केट में घूमना तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी नाक नहीं छिदवाऊंगी। जहाँ तक नथ पहनने की बात है वो मैं क्लिप वाला पहन लूंगी। प्रीति बोली, तुम इतना डर क्यों रही हो सान्या? तुम एक लड़की हो और लड़कियों को नाक छिदवाने में क्या शर्म? साहिल को बाबा की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि शरीर के किसी भी अंग में अपने परिवर्तित रूप में किया गया परिवर्तन वापस अपने रूप में आने के बाद भी वैसा ही रहेगा। तो परिवर्तित रूप में ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि शरीर के किसी भी अंग में कोई परिवर्तन ना हो। मैंने प्रीति से कहा कि मुझे अपनी नाक नहीं छिदवानी क्योंकि मुझे बचपन से ही ये सब पसंद नहीं है। प्रीति बोली, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती और एक बात भी नहीं मान सकती मेरी, और इमोशनल होने का ड्रामा करने लगी। साहिल को लगा कहीं ज्यादा इमोशनल हो गई तो मैं कैसे संभालूंगा। फिर साहिल बोला, प्रीति काफी रात हो गई है। फिर साहिल ने अपनी रिंग की मदद से अपने नाक में एक सोने का लौंग डाल दिया। साहिल इतना थक चुका था कि वैसे ही लड़कियों के कपड़ों में सो गया। सुबह जब नींद खुली तो 8 बज चुके थे और 1 घंटे बाद ही प्रीति आने वाली थी। साहिल जल्दी तैयार हुआ और उसने सफेद रंग की सलवार और नीले रंग की कुर्ती पहन ली और पैरों में लेडीज जूती पहन ली। बालों को खुला रखा और गले में एक दुपट्टा ओढ़कर प्रीति का इंतजार करने लगा। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि प्रीति आ गई और साहिल से बोली, सान्या, ये तुमने क्या पहन रखा है? ऐसे जाओगी क्या तुम मेरे साथ मार्केट में? और ये क्या रातों रात तुमने अपना नाक छिदवा लिया? फिर साहिल बोला, बचपन में मेरी माँ ने मेरी नाक छिदवाई थी। मैंने नोज पिन को थोड़ा सा प्रेस किया और वो नाक में फिट हो गई। साहिल के गिफ्ट में एक रेड गाउन भी था जो प्रीति को बहुत अच्छा लगा और वो उसे पहनाने की जिद करने लगी। साहिल मान गया। फिर प्रीति ने उसे वो रेड गाउन पहना दिया और हाथों में एक कंगन पहना दिया। फिर साहिल के पैरों में 4 इंच हाई हील वाली सैंडल पहना दी और साहिल को अपने साथ मार्केट ले गई। प्रीति और साहिल पूरे दिन मार्केट में घूमे, मूवी देखी और वापस घर आ गए। प्रीति की कंपनी साहिल को अच्छी लगने लगी थी और वो प्रीति को पसंद भी करने लगा था, लेकिन उसे कैसे बता देता कि वो लड़की नहीं लड़का है और उसके पास रूप बदलने वाली अंगूठी भी है। इससे पहले कि साहिल प्रीति को प्रपोज करता, प्रीति की शादी फिक्स हो गई। प्रीति साहिल को शादी का कार्ड देते हुए बोली, मेरी शादी में जरूर आना। साहिल का तो दिल ही टूट गया था। इतनी अच्छी लड़की फिर कहाँ मिलेगी। शादी के दिन हल्के गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी में सान्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने साड़ी के बॉर्डर के रंग से मैच करता हुआ गोल्डन रंग का बड़े गले का ब्लाउज पहन रखा था। ब्लाउज एक तरह से बैकलेस ही था, बस पीठ पर कंधे से नीचे एक पतली सी डोरी थी। सान्या को पहली नजर में ही देखकर पता लग रहा था कि वो नए जमाने की एक ऐसी लड़की है जिसे पहनावे की बहुत अच्छी समझ है। उसने जहां अपनी बाईं कलाई पर गोल्डन वॉच पहन रखी थी, वहीं दाईं कलाई में सोने के 2 कंगनों के बीच 36 चूड़ियां पहनी हुई थी, जो कि साड़ी और ब्लाउज के रंग से मेल खाती हुई हल्के गुलाबी और गोल्डन कलर की थी। साड़ी का पल्लू उसने अपने बाएं कंधे पर खुला छोड़ रखा था, जिसे वह अपने बाएं हाथ से थामे हुई थी। जब वह बात करती तो अपना दायां हाथ हिलाती और बार बार थोड़ी देर में दायां हाथ अपने सिर के ऊपर से बालों पर फेरते हुए कमर पर लटक रही जुल्फों के कोने तक लाती और अपने बाल संभालती। जब वो ऐसा करती तो उसकी चूड़ियों की खनक पार्टी में उसके आसपास खड़े हर व्यक्ति को अपनी ओर देखने पर मजबूर कर देती थी। सान्या का कद 5 फीट 6 इंच था।
ऊपर से उसने 2 इंच की हील पहन रखी थी, माथे पर गोल लाल बिंदिया, काजल से भरी हुई आंखें, गुलाबी गाल, लिपस्टिक से सजे लाल सुर्ख होंठ, गले को छूते लंबे गोल्डन झुमके और सुराहीदार गर्दन में लटका उसका नेकलेस जिसमें लाल हीरा जड़ा था। बिंदी, नेकलेस और लिपस्टिक से मेल खाते लाल रंग की नेल पॉलिश से सजे उसके हाथों और पैरों के लंबे नाखून, पैरों में उसने गोल्डन पतली पायल पहन रखी थी, इसलिए जब वो जरा सा भी साड़ी ऊपर उठाती तो गोल्डन हील पहने और लाल नेल पॉलिश से सजे गोल्डन पायल में उसके पैरों की खूबसूरती से निगाह नहीं हटती थी। सानिया वैसे तो 25 साल की थी, पर उस दिन 21 साल की कोई सुपर मॉडल दिख रही थी और काफी खुश लग रही थी। साहिल जिस पार्टी में मौजूद था वो प्रीति और रवि की शादी की थी। प्रीति और रवि दोनों स्टेज पर हाथों में हाथ डाले खड़े थे और सभी की शुभकामनाएं और गिफ्ट ले रहे थे। प्रीति लाल कलर के दुल्हन के जोड़े में बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सानिया से ज्यादा नहीं। ये बात प्रीति बहुत पहले से जानती थी कि सानिया उससे अधिक खूबसूरत दिखती है। रवि ने क्रीम कलर की शेरवानी पहन रखी थी। साहिल स्टेज की ओर बढ़ा, उसकी नजरें झुकी हुई थी। वो पार्टी में सबसे सुंदर दिख रहा था, फिर भी न जाने क्यों उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। साहिल प्रीति और रवि की ओर बढ़ चला। उसे देखते ही साहिल कुछ पल के लिए चौंक सा गया। वह जिस तरह खिलखिलाकर सभी से शुभकामनाएं ले रही थी, अचानक साहिल को देखकर उसकी वो खिलखिलाहट गुम हो गई। लेकिन दूसरी ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर रवि के माथे से न जाने क्यों पसीने छूट रहे थे। वो घबराया सा साहिल को देखकर नजरें चुरा रहा था, लेकिन साहिल को दोनों के ही रिएक्शन से कुछ लेना देना नहीं था। वो एक अजीब सी खामोशी से प्रीति के करीब पहुंचा। स्टेज की सीढ़ियां चढ़ते वक्त एक हाथ से वो अपनी साड़ी की प्लेट संभाल रहा था तो दूसरे हाथ से अपने चेहरे पर आती बालों की लटों को चेहरे से हटा रहा था। वह प्रीति के पास पहुंचा, झुकी हुई नजरों से ही उसने प्रीति की आंखों से आंखें मिलाई। प्रीति उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। साहिल उसे देखकर खुश था। साहिल ने दबी हुई आवाज में उसे बधाई दी और प्रीति ने साहिल को गले लगाते वक्त उसके कान में कहा, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो सानिया। प्रीति के इन शब्दों पर साहिल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एक हल्की सी स्माइल कर दी और फिर वहां से अपने घर आ गया। अगले दिन ऑफिस में सबने साहिल की तारीफ की। साहिल अपने काम में लग गया और देखते ही देखते कब शाम हो गई इसका पता भी नहीं चला। घर आने पर भी साहिल बहुत उदास था। उसने अपनी माँ को कॉल किया और उसे घर बुला लिया। अगले दिन साहिल ने अपना रूप बदला और अपनी माँ को स्टेशन से पिकअप करने के बाद घर ले आया। फिर रात को खाना खाने के बाद साहिल ने अपनी माँ को पूरी बात बताई और उसे अपनी नौकरी के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उसकी माँ को इस बात का यकीन नहीं हुआ। साहिल ने अपनी माँ के सामने खुद को लड़की में परिवर्तित कर लिया, तब जाकर उसकी माँ को यकीन हुआ कि साहिल सच कह रहा था। फिर साहिल की माँ ने उससे कहा, बेटा तुम रोज इसी रूप में ऑफिस जाते हो और घर वापस आकर अपने रूप में वापस लड़के बन जाते हो। मेरी बचपन से एक ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी हो। बेटा तुम कुछ दिनों के लिए लड़की बनकर रहो, घर हो या बाहर, लड़कियों की तरह पेश आना, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। साहिल ने सोचा, लगभग पूरे दिन तो मैं इसी रूप में रहता हूँ, तो कुछ दिनों के लिए अगर इसी रूप में रहूँ तो क्या परेशानी है। ये सोचकर साहिल ने अपनी माँ से कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम कहो, मैं आज से कुछ दिनों के लिए लड़की हूँ और जब तक तुम कहो मैं इसी रूप में रहूंगा और चाह कर भी लड़का नहीं बनूंगा, जब तक तुम खुद ना कहो। और ये रही मेरी अंगूठी, इसे संभाल कर रखना, इसके बिना मैं लड़का नहीं बन सकता। अगले दिन साहिल ऑफिस गया। लंच टाइम में ऑफिस में काम करने वाले एक बहुत ही हैंडसम लड़के ने, जिसका नाम राजेश था, उसने साहिल को शादी के लिए प्रपोज किया और एक सिल्वर रिंग पहना दी। साहिल ने साफ मन कर दिया और उस रिंग को निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइट होने की वजह से वो रिंग उसकी उंगली में फंस गई थी। साहिल ने राजेश को डांटते हुए बोला, ये क्या किया तुमने, ये रिंग निकल क्यों नहीं रही। राजेश बोला, ये रिंग मैंने तुम्हारी उंगली के नाप की बनवाई थी, मुझे लगा तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगी, लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया।
फिर साहिल बोला ज्यादा नाटक मत करो और निकलो यहाँ से, और जब ये रिंग निकल जाएगी तब मैं तुम्हें दे दूंगी। फिर राजेश वहाँ से चला गया। राजेश के पिताजी जयपुर के विधायक थे और केंद्र सरकार में थे और उनका घराना भी बहुत बड़ा था। उसको पहली बार किसी ने मना किया था, जिसके लिए उसके मन में बहुत गुस्सा था और उसे ये बात बहुत अपमानजनक लगी। साहिल रोज की तरह अपने घर पहुंचा, लेकिन इस बात को साहिल ने अपनी माँ से शेयर नहीं किया। साहिल की माँ बहुत खुश थी साहिल की तरक्की देखकर, और साहिल अपनी माँ के लिए बेटी बनकर उसके सपने भी पूरा कर रहा था। साहिल की माँ कुछ सोच रही थी, तभी साहिल वहाँ आ गया और उसने अपनी माँ से पूछा, क्या सोच रही हो माँ? उसकी माँ बोली, तू मेरे सपने पूरे करने के लिए इतने दिनों से मेरे साथ लड़की बनकर रहता है। मैं ये सोच रही थी कि अगर तू सच में मेरी बेटी होता तो अब तक तुम्हारे लिए एक अच्छा सा मर्द ढूंढकर उससे तुम्हारी शादी करवा देती। लेकिन तुम एक मर्द हो, भले ही रूप बदलकर औरत बने हो, और आज नहीं तो कल तुम्हें अपने असली रूप में वापस आना ही पड़ेगा। साहिल बोला, कोई बात नहीं माँ, तुम्हारे सपने का कुछ अंश तो पूरा हुआ ना, और मैं कोई सचमुच लड़की तो हूँ नहीं, इसलिए तुम्हें मेरे लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। फिर दोनों हंसने लगे। 1 महीना गुजर चुका था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन ऑफिस से साहिल जब अपने घर आया तो वहाँ उसकी माँ नहीं थी और वहाँ एक चिट्ठी रखी थी। इस चिट्ठी में लिखा था, सानिया, अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो कल सुबह 5 बजे लोनावाला के रेलवे स्टेशन पर अकेले मिलो। पुलिस को बताया तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। साहिल समझ चुका था कि अब पुलिस इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकती। जो भी करना है उसे खुद करना होगा। साहिल ने अपने ऑफिस में कॉल किया और अगले 2 दिनों के लिए मेडिकल लीव ले ली। अगली सुबह साहिल 5 बजे लोनावाला रेलवे स्टेशन पहुंचा, तभी उसका मोबाइल बजा। साहिल ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, स्टेशन से बाहर एक वैन खड़ी है, जाकर उसमें बैठ जाओ। साहिल चुपचाप से स्टेशन के बाहर निकला, देखा तो वहाँ सिर्फ एक ही वैन खड़ी थी। साहिल को देखते ही वैन का दरवाजा अंदर से खुला। साहिल उस वैन में बैठ गया। वैन के अंदर एक आदमी बैठा था जिसने मास्क पहन रखा था। उसने साहिल को पानी देकर कहा, इसे पी लो। साहिल ने वो पानी चुपचाप पी लिया। अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता गया और साहिल बेहोश हो गया। जब साहिल को होश आया तो वो एक घर में था जहां उसकी माँ के बगल में उसे बांधा हुआ था। उसके मुंह पर एक रुमाल बंधा हुआ था, जिसकी वजह से साहिल कुछ भी बोलने में असमर्थ था। उन बदमाशों ने साहिल के सामने ही राजेश को कॉल लगाया और फोन को स्पीकर पर डाल दिया और उससे 10 लाख रुपए की मांग रखी और उसे बताया, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो हमारे कब्जे में है, और अगर तुमने कल सुबह तक पैसे नहीं भेजे तो तुम्हारी माशूका और उसकी माँ को मार देंगे। राजेश ने कहा, ठीक है, कल सुबह तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन सानिया और उसकी माँ को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। फिर साहिल की माँ ने उससे पूछा कि ये राजेश कौन है और वो तुमसे प्यार करता है, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? माँ, राजेश मेरे ऑफिस में काम करता है, उसके पापा जयपुर के विधायक हैं और राजेश मुझसे नहीं सानिया से प्यार करता है। उसने मुझे प्रपोज भी किया था, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया। मैं एक लड़का हूँ माँ, एक लड़के का शादी का प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर लेता मैं? फिर साहिल और उसकी माँ ने खाना खाया, तभी दरवाजा टूट गया। सीआईडी की टीम के साथ राजेश भी था और उन्होंने मिलकर साहिल और उसकी माँ को वहाँ से छुड़ाया। साहिल और उसकी माँ ने उसका धन्यवाद किया। अपने घर आकर साहिल, जो अब पूरी तरह सानिया बन चुका था, घर आने के बाद साहिल की माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी अंगूठी मुझसे खो गई है, तुम ऐसी ही दूसरी अंगूठी ले आओ। ये सुनकर साहिल घबरा गया और सोचने लगा कि अब मेरा क्या होगा, मैं लड़की बनकर कैसे जीऊंगा। अब साहिल हमेशा के 210 लिए सानिया के शरीर में कैद हो चुका था और ये सब बात अपनी माँ को बताकर वो रोने लगा। तभी उसकी माँ बोली, रो मत बेटा, तुमने जो कुर्बानी मेरे लिए दी है, आज के जमाने में शायद ही कोई बेटा ऐसी कुर्बानी दे सकता है, और मुझे तुम पर गर्व है बेटा। फिर साहिल की माँ ने साहिल को गले से लगा लिया और साहिल से बोली, अब जब मेरा बेटा एक लड़की बन ही गया है तो क्यों ना अब से तुम्हें सानिया के नाम से ही बुलाऊं।
ये सुनकर साहिल ने कहा ठीक है माँ, जैसे आपको अच्छा लगे, और फिर साहिल अपने कमरे में सोने चला गया। उस दिन के बाद से साहिल रोज औरतों के कपड़े पहनकर ऑफिस जाता और वहां से सीधा घर। राजेश से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और कभी कभी राजेश उसे घर छोड़ने चला आता। एक दिन राजेश साहिल के घर आया और साहिल की माँ से कहा कि वो सान्या से शादी करना चाहता है, और उसकी माँ से बोला, माँ जी मैं आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा, बहुत प्यार करूंगा, और मैं अपने मम्मी पिता का इकलौता बेटा हूँ। आपकी बेटी मेरे घर में राज करेगी और उसे कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्लीज मान जाइए। साहिल की माँ बोली, बेटा तुम अपना फोन नंबर दे जाओ, मैं सान्या से बात करूंगी इस बारे में, और जैसा भी उसका डिसीजन होगा मैं बता दूंगी। ऑफिस से घर वापस आने के बाद साहिल की माँ ने उसे अपने पास बिठाया और उससे बोली, राजेश अच्छा लड़का है, सान्या स्मार्ट है, हैंडसम भी है, और उसने हमारे लिए जितना किया था उस दिन शायद ही कोई और कर पाता। तो मैं ये सोच रही थी बेटा, क्यों ना तुम राजेश से शादी कर लो। तो साहिल बोला, ये आप क्या बोल रही हो माँ, मैं राजेश से शादी करूँ? नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा राजेश से शादी, मेरा शरीर लड़कियों जैसा हो गया है, लेकिन अंदर से तो मैं अभी भी एक मर्द ही हूँ। उसकी माँ बोली, देखो बेटा, माना कि तुम मन से एक मर्द हो और तन से एक स्त्री, लेकिन तुम्हें रहना तो इसी रूप में है, और एक कुंवारी लड़की सारी जिंदगी अकेले नहीं रह सकती। कल को मुझे कुछ हो गया तो कोई तो ऐसा हो जो मेरी बेटी का ख्याल रखे। अब कोई लड़की तो तुमसे शादी करने से रही, तो बहू तो आएगी नहीं इस घर में, लेकिन कोई लड़का तुमसे जरूर शादी करने के लिए राजी हो जाएगा, और वो भी क्यों ना। मेरी बेटी है भी तो बहुत खूबसूरत। अब चाहे जो भी हो, इस घर में अब दामाद ही आएगा। सान्या बोली, नहीं माँ, ना इस घर में बहू आएगी और ना ही दामाद। मुझे शादी नहीं करनी, और ना ही तुम्हें कभी कुछ होगा, और ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ के जाऊंगी। लेकिन बेटा, बोलने से पहले ही सान्या ने अपनी माँ की बात काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अगले दिन सान्या की माँ ने राजेश को कॉल किया और उसे बताया कि सान्या अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। फिर राजेश बोला, माँ जी कोई तो वजह होगी जिसके कारण सान्या मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। फिर उसकी माँ बोली, बेटा इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, सान्या तुमसे क्या किसी से शादी करने को तैयार नहीं है। फिर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अगले दिन ऑफिस के काम में छोटी सी गलती की वजह से सान्या के सीनियर ने उसे बहुत बुरा भला कहा। सान्या को इस बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन सीनियर से कुछ बोलना उसके जॉब के लिए अच्छा नहीं था। राजेश को जब इस बात का पता चला तब वो बहुत गुस्सा हुआ और अपनी पोजीशन और पावर की मदद से कुछ ही दिनों में सान्या के सीनियर का ट्रांसफर करवा दिया और खुद उस पोजीशन पर जा पहुंचा। ऑफिस में सब उस बंदे से परेशान थे, जिसके जाने के बाद सभी ने राजेश को बधाई दी और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। सान्या ने भी राजेश को बधाई दी। ऑफिस में सभी को ये बात पता थी कि 20 राजेश सान्या से बहुत प्यार करता है और उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। वो दिन शनिवार का था और ऑफिस की छुट्टी थी। सान्या अपनी माँ के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी, तभी वहाँ राजेश आ गया और सान्या की माँ के पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर बोला, सान्या तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? ऐसी क्या वजह है जो तुम बताती नहीं? लेकिन आज तुम मुझे वो वजह बताओ। सान्या बोली, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि वजह क्या है। तुम स्मार्ट हो, हैंडसम हो, हाइट भी बहुत ज्यादा है, अच्छे घर से भी हो, तुम्हें तो बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, वो भी बड़ी ही आसानी से। तुम मेरे पीछे अपना टाइम बर्बाद मत करो। राजेश उदास होकर वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद सान्या की माँ ने सोचा, इस लड़के में इतनी सारी क्वालिटीज हैं और संस्कारी भी है, मुझे नहीं लगता कि सान्या को इससे अच्छा दूल्हा मिलेगा। अगले दिन सान्या से उसकी माँ बोली, बेटी मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसे पूरा करना चाहती हूँ। सान्या बोली, हुक्म करो माँ, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी उसे मैं पूरा करूँगी, वचन देती हूँ। माँ बोली, तुम राजेश से शादी कर लो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। सान्या अपनी माँ को वचन दे चुकी थी, अब ना कहने का सवाल ही नहीं उठता। सान्या ने उदास होकर हाँ कर दिया और बिलख बिलख के रोने लगी।
अपनी माँ को गले से लगाकर बोली, माँ मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना, आपके पास रहना है। फिर माँ ने सान्या को समझाया, चुप हो जा मेरी बेटी, बेटी का असली घर तो उसका ससुराल होता है और आज नहीं तो कल उन्हें अपने घर जाना ही पड़ता है। फिर सान्या की माँ ने राजेश को कॉल किया और उससे बोली कि मेरी बेटी इस शादी के लिए तैयार है। अगले दिन राजेश ने सान्या की माँ को कॉल किया और उन्हें बताया कि वो अपनी माँ और पापा जी के साथ शनिवार को सान्या को देखने आएंगे। सान्या की माँ ने सान्या से कहा, राजेश और उसकी माँ और पापा तुम्हें देखने शनिवार को आ रहे हैं, और फिर बोली तुम एक हफ्ते की छुट्टी ले लो और तुम्हारी ताई जी और उनकी बेटी को बुला लिया है, वो साथ रहेंगी तो तुम्हें तैयार करने में भी मदद हो जाएगी और मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। सान्या बोली, ये क्या किया माँ, वो लोग यहाँ आएंगे तो मुझे इस रूप में देखकर पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। उसकी माँ ने बात काट कर कहा, कुछ नहीं कहेंगे और बहुत खुश हो जाएंगे तुम्हें इस रूप में देखकर। और वैसे भी माँ ने कहा, मैंने उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। फिर सान्या बोली, तुम्हें जो करना है करो माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये बोलकर वो ऑफिस चली गई। अगले दिन गांव से सान्या की ताई जी और उनकी बेटी आ गई। ताई जी घर में आते ही सबसे पहले सान्या की माँ से मिली और ताई जी की बेटी जिसका नाम प्रिया था उसने पूछा, ताई जी साहिल भैया कहाँ हैं? सान्या की माँ ने कहा, खुद ही ढूंढ लो। प्रिया ने पूरा कामान कहा, घर छान मारा लेकिन साहिल का कुछ पता नहीं चला, और पता चलता भी कैसे, साहिल अब सान्या नाम की लड़की बन चुका था। सान्या को किचन में काम करता देख प्रिया अपनी ताई जी से बोली, ताई जी आपने तो कहा था कि साहिल भैया के लिए रिश्ता आया है, तो किचन में कौन है? साहिल भैया मेरी भाभी तो नहीं ले आए, वैसे देख के तो लगता है भाभी ही है। और बिना जवाब सुने किचन में चली गई। वहाँ जाकर प्रिया साहिल से बोली, हेलो भाभी। ये शब्द सुनकर साहिल समझ चुका था कि प्रिया को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी सान्या की माँ वहाँ आ गई और बोली, ये तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी सान्या दीदी है। तभी आश्चर्य के साथ प्रिया ने कहा, सान्या दीदी? ऐसी तो कोई दीदी नहीं है मेरी। तब साहिल की माँ बोली, तुम्हारे साहिल भैया अब लड़की बन चुके हैं और उनका नाम अब सान्या है। ये सुनकर प्रिया बोली, ये कैसे हो सकता है ताई जी, मेरे भैया लड़की कैसे बन गए? ये सब कैसे हुआ और अब मेरी भाभी कैसे आएगी? अब तुम्हारी भाभी कभी नहीं आएगी। हाँ जीजा जरूर आएंगे और सान्या को देखने लड़के वाले आ रहे हैं इसी शनिवार। अब ये सब सोचने का समय नहीं है, अब उस दिन की तैयारी करनी है। प्रिया बोली, सान्या दीदी को मैं तैयार करूंगी अपनी हाथों से, और सान्या को दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ सान्या को बिठाकर बोली, आ जाओ दीदी मैं आपको मेहंदी लगा दूं। सान्या ने कहा, अभी से क्यों? तो प्रिया बोली, मैं चाहती हूँ कि जब लड़का अपने परिवार के साथ आपको देखने आए तब आप और भी आकर्षक और सुंदर दिखा। फिर प्रिया सान्या को अपने पास बिठाकर उसके दोनों हथेलियों में मेहंदी लगाने लगी। फिर पता नहीं प्रिया को क्या सूझा, उसने दोनों हाथों में कोहनी तक गहरे लाल रंग की मेहंदी लगा दी। फिर बोली, दीदी आज की पूरी रात इसे सूखने देना, फिर कल सुबह इसे धोया जाएगा। सुबह प्रिया सान्या के कमरे में आई और बोली, दीदी जाग जाइए, सुबह हो गई। सान्या की नींद खुल गई। फिर उसने प्रिया से कहा, मैडम आपकी आज्ञा हो तो इस मेहंदी को धो लूं अब? आज्ञा है दीदी, अब आप इस मेहंदी को धो सकती हो। साहिल वॉशरूम में गया और मेहंदी धोई और खुद को आईने में देखा तो यकीन नहीं हुआ कि आईने सामने जो बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी है वो सान्या ही है। फिर साहिल ने खुद को संभाला और वॉशरूम से बाहर आया। फिर प्रिया ने सान्या को आईने के सामने बिठाया और नाखूनों पर लाल नेल पॉलिश लगा दी। फिर पैरों में घुटनों तक मेहंदी लगाकर बोली, अब 2 घंटे बाद इसे धोना। सान्या ने प्रिया से पूछा, क्या मेरे पूरे शरीर पर मेहंदी लगाने का विचार है तुम्हारा? फिर वो बोली, नहीं दीदी, आपके पैरों में मेहंदी लगाना था बस। उसके बाद साहिल के कानों में बड़े बड़े झुमके पहना दिए और एक नथ पहना दी जो आधे चेहरे को ढक रही थी, और उसमें एक बड़ा सा चेन जोड़ दिया और बालों में उस चेन का हुक फंसा दिया। फिर हाथों में 1-1 दर्जन चूड़ियां, फिर 4-4 कंगन पहना दिए। फिर प्रिया ने सान्या से कहा कि अपना नाइट गाउन उतार दो दीदी, और ये वाली बैकलेस कढ़ाईदार चोली और ये घाघरा पहन कर आओ। उसकी बातों को मानने के सिवा साहिल के पास कोई और रास्ता नहीं था।
वो साहिल को पूरी तरह से एक दुल्हन की तरह तैयार करना चाहती थी। साहिल चुपचाप वॉशरूम में गया और अपना नाइट गाउन उतारकर सबसे पहले घाघरा पहन लिया, फिर चोली पहनी जो पूरी तरह से बैकलेस थी। फिर प्रिया ने उसके पैरों को धोया और पैरों की उंगलियों में बिछुए पहना दिए, फिर बहुत ही भारी पायल पहना दी। पैरों की उंगलियों को नेल पॉलिश से रंग दिया और 4 इंच हाई हील वाली सैंडल पहना दी। फिर सान्या के कमर में कमरबंद और आंखों में काजल, होंठों पर लाल लिपस्टिक लगाई और फिर बालों बाल का जुड़ा बनाकर उसके बीचों बीच माथे पर मांग टीका पहना दिया। फिर सिर पर घूंघट किया और माँ को आवाज लगाकर बोली, माँ आ जाओ, देखो ना मैंने दीदी को दुल्हन की तरह सजाया है। अगले 2 दिन कैसे बीत गए इसका पता भी नहीं चला। आज राजेश और उसके परिवार वाले साहिल को देखने आने वाले थे। प्रिया साहिल से बोली, दीदी जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ये क्रीम लगाकर नहा लेना। इससे पहले साहिल कुछ पूछता वो ये बोलकर चली गई कि आज राजेश जीजू अपने परिवार के साथ आपको देखने आने वाले हैं, उसी की तैयारियों में व्यस्त हूँ और दोपहर तक मैं फ्री हो जाऊंगी। साहिल ने कहा ठीक है और वो क्रीम लगाकर नहाने लगा। जब साहिल नहाकर वापस आया तब दोपहर हो चुकी थी और प्रिया भी फ्री हो चुकी थी। फिर प्रिया बोली, 2 घंटे में सभी आते ही होंगे, आओ आपको तैयार कर दूं। उसके बाद सान्या को घाघरा और बैकलेस चोली में उस दिन की तरह तैयार किया गया। कानों में झुमके पहनाए गए और नाक में नथ पहना दी। फिर थोड़ी देर के बाद साहिल आईने के सामने अच्छे से सज धज कर दुल्हन की तरह बैठ गया। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर में राजेश अपने परिवारों के साथ आ गया। प्रिया ने उनके आते ही सान्या से कहा, राजेश जीजू आपको देखने आ गए हैं, वो शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। सान्या ने कहा, प्रिया मैं किसी मर्द की बीवी नहीं बनना चाहती, मेरा मन अभी भी मर्दों जैसा ही है। प्लीज कुछ करो प्रिया प्लीज, मैं अपनी जिंदगी एक औरत बनकर नहीं गुजारना चाहती। अभी तुम मुझे यहाँ से इस हालत से निकाल दो प्रिया, फिर मैं इस घर में एक सुंदर सी बहू लेकर आऊंगी, तुम्हारी भाभी लेकर आऊंगी। मेरे बच्चे तुम्हें बुआ कहकर बुलाएंगे, प्लीज प्रिया। प्रिया बोली, अब कुछ नहीं हो सकता दीदी, अब तुम इस घर में बहू नहीं लाओगी बल्कि इस घर से अपने पति के घर की बहू बनकर जाओगी और तुम्हारे पति मेरे जीजू लगेंगे और तुम्हारे बच्चे मुझे मौसी बुलाएंगे। दीदी आपसे बात करने में समय बर्बाद हो जाएगा। चलो अब घूंघट करो और ये चाय नाश्ते की ट्रे लेकर सबके सामने जाओ। और अब आगे की कहानी सान्या दीदी की जुबानी। मेरी माँ भी आ गई और बोली, तुम अभी तक गई नहीं। प्रिया बोली, माँ दुल्हन की तरह शर्मा रही है सान्या दीदी। फिर माँ बोली, चलो मैं लेकर चलती हूँ। फिर मेरा घूंघट कर दिया गया और मैं चाय नाश्ते की ट्रे लेकर धीमे धीमे कदमों से मैं राजेश और उसके परिवार वालों के सामने गई। राजेश की माँ ने मेरा घूंघट उठाया और बोली, बिटिया कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने कहा, मैंने स्नातक की पढ़ाई की है माँ जी। फिर उन्होंने कहा, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षक हो। फिर राजेश के साथ मेरे ही कमरे में मुझे बिठाया गया और सब बाहर चले गए। राजेश ने पूछा, मुझे पता है कि तुम पहले एक मर्द थे और तुम्हारा नाम साहिल था और जादू से तुम लड़की बने थे। मैंने घूंघट में से ही कहा, आपने सही कहा, और क्या पता है आपको? राजेश ने बताया कि तुम्हें औरत बनना पड़ा जो गलत हुआ, लेकिन तुम औरत बनकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मेरे घर में पूरी जिंदगी तुम्हें घूंघट में गुजारनी पड़ेगी। नाक में हमेशा एक बड़ी सी नथ पहननी पड़ेगी और घर के सारे कामों में बड़ों का हाथ बटाना पड़ेगा। वैसे हमारे घर में नौकरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन खाना घर की औरतें ही बनाती हैं। तुम्हें मेरे कपड़े भी धोने होंगे और घर की साफ सफाई भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है, तुम्हें है तो बता दो। मैंने कहा, नहीं जी, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। राजेश ने बाहर आकर सभी से कहा, मुझे लड़की पसंद है। सभी बहुत खुश हो गए, किसी को मेरे मानने या ना मानने की कोई परवाह नहीं थी। उसी समय मेरी और राजेश की सगाई करवा दी गई और फिर कुछ ही दिन में मेरी शादी राजेश से हो गई। अब मेरी शादी को 5 साल बीत चुके हैं और अब मैं हमेशा साड़ी ब्लाउज पहनकर एक औरत बनकर रहती हूँ और इन 5 सालों में मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया है। और अब मैं एक पत्नी,
बहू और एक माँ बन चुकी हूँ और मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत खुश हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अपने क्रॉस ड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूंगी। प्लीज सब्सक्राइब करें।